ना हो। ये 5 मेरे बच्चे एसेंशियल। इसमें से पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि 3 तरह के लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं और 3 तरह के लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। उसमें मेरे बच्चे हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन कब होती है। अगर वो 5 तरह के मामला हों बीच में, तो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या होगी, अनलॉफुल होगी। अगर वो ना हो तो ये लॉफुल होंगे। अब मेरे बच्चे जो रिमेनिंग रह गए थे, जिसमें पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, और दूसरा मेरे बच्चे इसमें जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जितना हो सका हम डिस्कस करते हैं, बाकी ना हुआ तो कल सही। ले बेटा, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो दोनों की कॉन्सेंट रजामंदी फ्री होनी चाहिए। अपनी मर्जी से वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ना कि किसी को मजबूर किया जा रहा हो। अब मेरे बच्चे यहाँ पे हमें देखना होगा कि कॉन्सेंट कब फ्री होती है और कब कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, तो ये हमें देखना पड़ेगा। किताब किधर है? ख्यालात भी काफी पुराने हैं, इनको भी अपडेट करने की जरूरत है। बेटा, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, इनकी कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। और कॉन्सेंट फ्री ही होती है अगर बीच में मेरे बच्चे वो 5 तरह की चीजें, या वो जो अभी आज हम डिस्कस करेंगे, वो बीच में चीजें ना आ जाए। लेकिन उससे पहले जरा देखिएगा, 5 चीजों से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ, तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट होनी चाहिए। बाद में देखेंगे कॉन्सेंट फ्री है कि नहीं। और कॉन्सेंट कब होती है मेरे बच्चों, हमने डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि मिस्टर बी, भाई आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे सेल कर दो। अब मिस्टर ए के दिमाग में चल रहा है कि मिस्टर बी के पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, वो है अज्यूम कर लो ये ब्लू कलर की, ये एक ही गाड़ी है। अच्छा, मिस्टर ए कहता है ठीक है भैया, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मैं इनमें से जो ग्रीन गाड़ी है वो ग्रीन गाड़ी मिस्टर ए को भेज देता हूं। तो मिस्टर बी ये सोच रहा है। अब मेरे को यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एक पार्टी, अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए जो ये सोच रहा है कि शायद मैं ब्लू गाड़ी खरीद रहा हूं, और मिस्टर बी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ये सोच रहा है कि शायद मैं उसको ग्रीन गाड़ी बेच रहा हूं। तो यहाँ पे एक पार्टी ने ऑफर की और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या एक ही तरह से टर्म्स एंड एक ही तरह की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एग्री है। यहाँ पे अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था 10 लाख रुपए में ये गाड़ी भेज दो, पेमेंट मैं मुझे 1 महीने के बाद कर दूंगा। उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप 1 महीने के बाद पेमेंट कर देना, मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ 10 लाख में। टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर तो मेरे बच्चे एग्री कर गए ये। लेकिन ये बताएं क्या सब्जेक्ट मैटर सेम था? सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं है। एक के दिमाग में मान लो कि ब्लू गाड़ी चल रही है, एक के दिमाग में ग्रीन गाड़ी चल रही है। तो कानून कहता है कि जब दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री कर जाएं, उस वक्त हम कहेंगे ये दोनों की कॉन्सेंट है। अगर एक तरह से एग्री ना कर रहे हो, या तो सब्जेक्ट मैटर सेम ना हो, या एग्री एक तरह से ना कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट नहीं है। जैसे जिम कर लो गाड़ी दोनों के दिमागों में ब्लू ही है, लेकिन मेरे बच्चे वो कह रहा है कि 10 लाख रुपया, वो कह रहा है कि नहीं नहीं 15 लाख रुपया दो। तो इसका मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन दोनों की सेम है? नहीं। तो दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से जब एग्री कर दें, उस वक्त हम कहेंगे ये क्या है, कॉन्सेंट है। सबसे पहले तो कॉन्सेंट का होना जरूरी है। उसके बाद अगर कॉन्सेंट ही ना हो, हमने डिस्कस किया था एग्रीमेंट वैसे ही क्या होगा, वॉइड होगा, बनेगा नहीं एग्रीमेंट। उसके बाद मेरे बच्चों हमने कहा था कि बाद में हम देखेंगे अगर कॉन्सेंट हो, फिर हम देखेंगे कि कॉन्सेंट फ्री है या नहीं है। और कॉन्सेंट फ्री ही होती है अगर बीच में ये 5 चीजें ना आ जाए। और हमने कहा था ये 5 चीजें कौन सी हैं, यानी कि दो पार्टीज अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हो, बीच में कॉर्जन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, मिस्टेक ना हो। अगर ये 5 चीजें नहीं है तो हम हमेशा यही कहेंगे कॉन्सेंट क्या है, फ्री ही है। लेकिन बच्चे अगर ये 5 आ जाए तो कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। फिर हमने कहा था कि अगर कॉन्सेंट फ्री नहीं है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। हमने कहा कि ये देखना पड़ेगा कि ये कॉन्सेंट फ्री नहीं है क्या इन 4 की वजह से है। अगर इन 4 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वो वॉइडेबल होगा, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था अगर ये मिस्टेक की वजह से कॉन्सेंट फ्री ना हो, तो फिर यहां पे मेरे बच्चे ये या तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, अगर एक पार्टी गलती करेगी, मिस्टेक होगी एक पार्टी की, या मेरे बच्चे वो एग्रीमेंट ही वॉइड होगा अगर दोनों पार्टी क्या कर रही होंगी, वो मिस्टेक कर रही होंगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे या तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कहना। या और वैसे भी अगर दोनों पार्टी, चले वो देखेंगे मिस्टेक में जाके बायलेटरल मिस्टेक किस किस तरह की हो सकती है। ले बेटा, सबसे पहले हमने जब चलें, ये तो हो गया फ्री कॉन्सेंट का, एक एक करके अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे कॉर्जन को देखते हैं कि कॉर्जन किसको कहते हैं। याद करें हमने डिस्कस किया था कॉर्जन क्या होती है। जब एक बंदा कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी लगा रहा हो जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो, या किसी की प्रॉपर्टी कब्जे में कर रहा हो या कब्जे में करने की धमकी लगा रहा हो, यानी कि ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाए या ऐसा एक्ट कर गुजरे जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो, धमकी लगाए या कर गुजरे,
या बच्चे किसी की प्रॉपर्टी कब्जे में कर ले या कब्जे में करने की धमकी लगाए, तो हमने कहा था एक्चुअली ये बंदा क्या कर रहा है, उस पर कॉर्जन अप्लाई कर रहा है। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि मिस्टर बी मैं तुझे मार दूंगा, नहीं तो वो फलानी जो जमीन है वो जमीन मुझे सेल कर दो। तो इस तरह करके धमकी लगाना, अब मारने की धमकी लगाना, ये पाकिस्तान पीनल कोड में मना है। या मिस्टर ए मिस्टर बी के उस प्लॉट पे कब्जा कर ले और कह के जब तक ये मुझे बेचोगे नहीं मैं प्लॉट का कब्जा नहीं छोड़ूंगा, या उसके घर पे कब्जा कर ले कि वो प्लॉट मुझे बेच दो, उस वक्त तक मैं ये प्लॉट आपको मान लो कि घर आपका नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चों कि ये मिस्टर ए क्या कर रहा है, ये कॉर्जन अप्लाई कर रहा है। यहां पे हमने डिस्कस किया था कि कॉर्जन में होता क्या है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को मजबूर करती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी कि एक पार्टी ये नहीं कि कंसिडरेशन कम पे कर रही हो। यहां पे हमने डिस्कस किया था कॉर्जन में कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को मजबूर करती है कि आप मुझे पे करो, पेमेंट तो शायद वो डबल दे रही है, लेकिन दूसरी पार्टी उसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहती। लेकिन दूसरी पार्टी एक जो ये जो तगड़ी पार्टी है, ये तगड़ी ना लफ्ज बोले, ये जो जालिम पार्टी है ये उसको मजबूर कर रही है कि आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करें। तो कॉर्जन में थोड़ा सा फर्क था क्योंकि हमने इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा मिला के पढ़ना था। तो कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाना जो पाकिस्तान बिल में मना हो, या कर गुजरना उसको, या धमकी लगाना, या उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में लेना, ये दो ही सिचुएशन में कॉर्जन होगी। इसके अलावा कुछ हुआ वो कॉर्जन नहीं होगी। जैसे हमने कहा था मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को कह रहा मैं तुझे बदवाएं दूंगा, ये तो जमीन मुझे बेच दे, तो मेरे बच्चे ये पाकिस्तान पीनल कोड में मना भी नहीं और ना ही प्रॉपर्टी में कब्जे में करना है। क्या अज्यूम कर लो कि मैं आपसे बोलूंगा नहीं कि पाकिस्तान पिनल कोड में मना नहीं है। तो इस तरह के मामला में रखे, ये दिमाग में रखिएगा कि ये पाकिस्तान पिनल कोड में मना, सिर्फ जो पाकिस्तान पिनल कोड में मना काम हो, या जो किसी की प्रॉपर्टी कब्जे में ले रहा हो या कब्जे में, तो उस वक्त कॉर्जन होगा। खैर, कॉर्जन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी मामला और भी है। वैसे तो जब भी दो कोई और मामला होंगे, दो पार्टीज का आपस का मामला होगा, फ्रॉड होगा, दो पार्टीज का आपस का मामला, अंडी इन्फ्लुएंस हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, मिस्टेक हो, वो दो पार्टीज का आपस का मामला होता है। लेकिन कॉर्जन के अंदर हमने कहा था कि यहाँ पे थर्ड पार्टीज भी बीच में आ सकती हैं। यानी कि मिस्टर ए खुद कॉर्जन अप्लाई ना करे, वो मिस्टर बी को सी को कह दे कि तुम मिस्टर बी को धमकी लगाओ कि वो मुझे वो जमीन बेच दे। या ऐसे भी हो सकता है कि मिस्टर ए खुद मिस्टर बी पर धमकी लगाने के बजाय वो उसके बेटे मिस्टर डी को धमकी लगा रहा हो कि अपने बाप को कहो वो प्रॉपर्टी मुझे भेज दो, नहीं तो मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा। तो कॉर्जन मेरे बच्चे कोई बंदा भी किसी बंदे पर भी अप्लाई कर सकता है, या अज्यूम कर लो कि किसी पर भी अप्लाई हो सकती है। तो इस तरह करके इसको हमने ये कॉर्जन के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस की थी। तो पहले तो कॉर्जन होगा क्या कि ऐसा एक्ट कर गुजरना या कर गुजरने की धमकी लगाना जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो, यानी कि जिस चीज के ऊपर सजा है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान पीनल कोड में मना है। कि पाकिस्तान पीनल कोड ये सजाओं का जाब्ता है, उसने जिस चीज के लिए सजा रखी हुई है वो चीज बना है। तो ऐसा एक्ट करने की धमकी लगा रहे हैं जो वैसे ही मना हो पीनल कोड में, या किसी की प्रॉपर्टी कब्जे में कर लें या कब्जा करने की धमकी लगाएं, तो इसको हम बोलेंगे ये कॉर्जन है। उसके बाद मेरे बच्चों हमने कहा था कि अगर कोई बंदा आप पर कॉर्जन अप्लाई करे दुनिया के किसी भी कोने में, खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, अगर उससे रिलेटेड कोई बंदा दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको कोई धमकी लगा रहा हो, तो हमने कहा था कि इस तरह की जो धमकी है वो आप पाकिस्तान की अदालतों में आके चैलेंज कर सकते हैं। और अदालतें ये नहीं कहेंगी कि सर जहाँ पे आप पर कॉर्जन अप्लाई किया गया तो वहाँ पे पाकिस्तान का कानून अप्लाई नहीं होता था। जैसे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पीनल कोड वहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं, फॉर इन द प्लेस विद द कॉर्जन इज अप्लाई, इफ द सूट इज फाइल्ड इन पाकिस्तान द प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड शैल अप्लाई। तो यानी कि अगर आप पर कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में कोई धमकी लगा रहा हो, तो कॉर्जन अप्लाई कर रहा हो, आप पाकिस्तान की अदालतों में आके उसके लिए केस कर सकते हो, लेकिन आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है, और उसके लिए उस प्रॉपर्टी का जिससे रिलेटेड कोई कॉर्जन अप्लाई कर रहा हो वो पाकिस्तान में होना जरूरी है। खैर, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इफेक्ट क्या होगा कॉर्जन का। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, किसके एंड से वॉइडेबल होगा, जिस पर आपने कॉर्जन अप्लाई किया है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। आपने कहा था कि सर खत्म ही क्यों ना कर दें, अब ये क्या है चाहे कंटिन्यू रखें। हमने कहा था कि अदालत ने ये कहा है कि सर अब आपकी मर्जी है, क्योंकि ये कल फिर आपको धमकी लगा सकता है, कल फिर खुदा ना खासा किसी सड़क पे आपको रोक के खड़ा होगा, फिर किसी को अगवा कर लेगा। तो इसलिए देख फेस आपने करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू रख सकते हो। तो वॉइडेबल का ऑप्शन होगा उस बंदे के पर जिस पर कॉर्जन अप्लाई हुई हो। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ कॉर्जन में कि अगर किसी बंदे ने जो मजलूम पार्टी, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था ये गाड़ी मुझे 30 लाख रुपए की बेच दो नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, मिस्टर बी मान गया उसको, उसने गाड़ी 30 लाख रुपए की दे दी। लेकिन अब मेरे बच्चे मिस्टर बी अदालत में चला गया कि सर मेरी गाड़ी मुझे वापस लेकर दी जाए, तो मुझे पर कॉर्जन अप्लाई हुई है। अगर उसने कॉर्जन साबित कर दी अदालत में वहां पे, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा कोई मामला अदालत में लेकर जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होगा। अगर मिस्टर बी अदालत में साबित कर देता है मेरे ऊपर कॉर्जन अप्लाई हुई है, तो मेरे बच्चे डेफिनेटली अदालत क्या करेगी, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगी और ये गाड़ी मिस्टर ए को मिस्टर बी को वापस करनी होगी। लेकिन मिस्टर बी ने अगर वो 30 लाख रुपया लिया हुआ या उसकी कुछ पेमेंट ली हुई है, तो मिस्टर बी को वो बेनिफिट भी क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना होगा। और कोई इसी तरह अंडर कॉर्जन या पेमेंट आप किसी को कर देते हो तो वो पेमेंट भी मेरे आपको क्या होगी, वापस मिलेगी।
ये तो हमने आखिरी वैसे भी आगे भी जाके एक टॉपिक पढ़ा था, पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कॉर्जन मस्ट रीपेड। जैसे हमने कहा था ना कि वो सीएफई वाले, अगर आपका बैग अपने पास रख लें और आपको कहेंगे 2,000 रुपया पे करो फिर हम आपको बैग देंगे, आप 2,000 रुपया दे दो उनको। लेकिन ये किस तरह सीएफई वाले 2,000 रुपया रिकवर कर रहे हैं, आपके बैग कब्जे में लेकर करके। और ये बैग कब्जे में करना ये क्या है, ये कॉर्जन ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके कब्जे में कर ली ना मेरे बच्चे। इस तरह अगर आप किसी को पेमेंट कर दो, या याद करें हमने डिस्कस की थी वो अकाउंटेंट वाली एग्जांपल, अकाउंटेंट को नौकरी से निकाला तो उसने सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने कब्जे में कर ली। उसने कहा कि मेरा वो 1 लाख रुपया जो मैंने आपसे उधार लिया वो माफ करो, मैं आपकी बुक्स आपको वापस कर दूंगा। सीएफपी वालों ने कहा कि ठीक है, आपके वो 1 लाख रुपया माफ कर देते हैं। तो उसने बुक्स आपकी वापस कर दी। तो ये जो एक्चुअली लाख रुपया उसको माफ किया आपने, ये अंडर कॉर्जन किया है। आप उसको बाद में कह सकते हैं कि नहीं भैया वो पेमेंट वापस करो, तो उसको करनी पड़ेगी। देखो ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने डिस्कस किया था। अनड्यू इन्फ्लुएंस की निशानियां क्या थी? यहाँ पे दो पार्टीज जिनके दरमियान आपस में लाजमी तौर पे एक ताल्लुक होगा, उस ताल्लुक में लाजमी तौर पे एक बंदा तगड़ा और एक बंदा माड़ा होगा। और फिर उसके बाद जो तगड़ा बंदा होगा उसने लाजमी तौर पे कोई नाजायज फायदा उठाया होगा। मेरे बच्चे, इस तरह की सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर वहां पे ताल्लुक ही ना हो तो कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ताल्लुक है, तगड़े मारे भी हैं, और लेकिन वहां पे किसी ने कोई अनड्यू गेन लिया ही नहीं किसी दूसरी पार्टी से, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अज्यूम कर लो कि ताल्लुक है, अनड्यू गेन लिया है, लेकिन तगड़ा मारा कोई नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो किसी और मामले में जाएगा। यहाँ पे तीनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। यानी कि एक रिलेशनशिप भी हो पार्टीज का आपस में, उस ताल्लुक में एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में हो जो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती हो, और तीसरा एक जो तगड़ी पार्टी है वो अनफेयर एडवांटेज भी ले, तो फिर हम कहेंगे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा? जब पार्टीज का आपस में ताल्लुक हो और फिर उस ताल्लुक में एक पार्टी डोमिनेट करती हो जो दूसरी की विल को डोमिनेट कर सकती हो, और फिर उसका अनफेयर एडवांटेज। तीनों कंडीशन मेरे बच्चे आप लिखेंगे डेफिनेशन के अंदर। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि वो सिचुएशन बताएं जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली सिचुएशन हो सकती है। तो प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट, कहां पे ऐसी ताल्लुकात पाए जाते हैं जहां पे एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में होती है? ऐसे ताल्लुकात कौन से हैं? तो कानून ने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि 3 कैटेगरीज वाले ताल्लुकात हो सकते हैं जहां पे कोई तगड़ा मारा हो सकता है। एक में नीचे ताल्लुक क्या था कि जहां पे एक बंदे के पास रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो, यानी कि हकीकी या नजर आने वाली, बाहर नजर आने वाली किसी के पास अथॉरिटी हो दूसरे बंदे के ऊपर, तो यहाँ पे भी मिर्ची इन्फ्लुएंस हो सकता है। देखेंगे इसमें कौन कौन आएंगे। या एक बंदा दूसरे बंदे के साथ उसका भरोसे का ताल्लुक हो, फिड्यूशियल रिलेशनशिप हो, वहां पे भी अन इन्फ्लुएंस हो सकता है। या मेरे बच्चों, एक बंदा वैसे ही बीमार हो, या वो उसमें कोई बॉडी डिस्ट्रेस हो, या वो बेचारा वैसे ही उसकी अंधा हो, या कुछ और मामला हो इस तरह के, हॉस्पिटल में हो, कुछ इस तरह की चीजें, तो वहां पे भी एक बंदा हो सकता है कि वो डोमिनेंट पोजीशन में हो और एक बंदा माड़ी हालत में हो। खैर, ये हैं 3 लोग, यानी कि पूछेगा पेपर के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट, वो बताएं कहाँ कहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन वाली जो ये प्रिजम्पशन है वो हम अज्यूम करते हैं। ये 3 जगह हैं मेरे बच्चे जहाँ पे हम डोमिनेंट पोजीशन को अज्यूम करते हैं, जहाँ पे रियल या पेरेंट अथॉरिटी हो, यहाँ पे फिड्यूशियल रिलेशनशिप हो, जहाँ पे एक पार्टी मान लो कि उसमें कोई बॉडीली डिस्ट्रेस हो, तो यहाँ पे हो सकती है। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी जहाँ पे रियल और पेरेंट अथॉरिटी की 3 एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर की एग्जांपल, कि टैक्स ऑफिसर की टैक्स पेयर के ऊपर एक अथॉरिटी होती है, रियल ना सही अपेरेंट तो है, बाहर नजर आ रहा है कि टैक्स ऑफिसर तगड़ा बंदा है और टैक्स पेयर बेचारा माड़ा बंदा है, वो जो फरमाइश करेगा वो टैक्स पेयर इनकार करने की पोजीशन में नहीं है। इस तरह आईओ और जो मुलजम हो जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जारी बात है मेरे बच्चे उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके मुलजम भी होगा, तो वो मुलजम उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इनकार करने की पोजीशन में नहीं होता। या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, यहाँ पे भी एक रियल अथॉरिटी है एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉई के ऊपर, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक पार्टी की दूसरी पार्टी भी रियल। फिर हमने फिड्यूशियल रिलेशनशिप का डिस्कस किया था कि वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, वालदेन और बच्चों में। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो पहले नाम लिखे हुए हैं, जो पहले नाम लिखे हुए हैं वो मेरे अच्छे तगड़े लोग हैं, यानी कि जिनके पास अथॉरिटी है, और जो बाद में आ रहे हैं वो हैं जिनकी विल को डोमिनेट किया जाता है, वो डोमिनेट पोजीशन वाले हैं। दूसरे जिनकी विल को डोमिनेट, यहाँ पे भी ये जो नाम लिखे हुए हैं ये तगड़े हैं। जैसे पेरेंट्स हैं और चाइल्ड और गार्डियन और माइनर वाला ताल्लुक। गार्डियन कौन होता है? वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि बात किसी बच्चे के कोर्ट की तरफ से गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है जो उसकी कफालत कफूलत के मामला देखता है। और एडवोकेट और क्लाइंट, इसी तरह ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी क्या होता है कि जिस अगर कोई ट्रस्ट बना दिया जाए किसी की तरफ से, तो उसका एक ट्रस्टी जो मैनेज करता है उस ट्रस्ट को वो लगा दिया जाता है। और जो ट्रस्ट से कमा के आपने जिसको बेनिफिट देना होता है, जैसे ये सीएफई ही अज्यूम कर लो कि एक ट्रस्ट है, तो आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो आप समझ लो इसके बेनिफिशियरी हो, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, अज्यूम कर लो मैं इसका ट्रस्टी हूँ, तो इस तरह का सिस्टम होता है। और एक मेरे बच्चों हमने कहा था कि जहाँ पे फ्यांस और फ्यांसू, ये जो मान लो कि ये मंगेतरों वाले जो ताल्लुकात होते हैं, इस तरह का कोई ताल्लुक हो, तो ये मेरे फिड्यूशियल रिलेशनशिप। फिर हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे
एक पार्टी में किसी तरह की कोई जिस्मानी तौर पे कोई खुदा ना खासा कोई वो हो, कोई माजूरी हो, तो जैसे हमने कहा था कि डॉक्टर एंड पेशेंट, इस तरह का मामला हो सकता है। यहाँ पे भी एक जो डॉक्टर है उसका वो डोमिनेंट पोजीशन में होगा, जो पहले नाम लिखे हुए मेडिकल अटेंडेंट अगर किसी का है, और कोई वो पेशेंट हो, फैमिली मेंबर्स, इन फीवर फैमिली में जो ओल्ड मैन होते हैं, यानी कि घर में जो माजूर और लागर लोग हैं, तो वो जो घर वालों पे, मैंने यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था, जो पिछले ताल्लुकात आप पढ़ के आए हैं जहाँ पे कोई मान लो कि डोमिनेंट पोजीशन में है, हो सकता है यहाँ पे आके अगर वो किसी और उसमें फॉल कर रहा हो, जैसे वालदेन का हमने डिस्कस किया था, वही वालदेन अगर बीमार हैं, अगर वो बुजुर्ग हैं, तो शायद अब बच्चों का उनके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन जब वो तंदुरुस्त हैं तो डेफिनेटली वो मामला ऑपोजिट होगा, कि इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। खैर, बेटा ये फिड्यूशियल रिलेशनशिप में आते हैं, मेंबर और डायरेक्टर, ये फिड्यूशियल रिलेशनशिप में आते हैं। ये तो आप पढ़ के भी आए हो सी लॉ के अंदर वैसे भी, कि डायरेक्टर ने फिड्यूशियल रिलेशनशिप पूरा करना होता है उसको, इसलिए वो डिस्क्लोज भी करता था अगर कहीं पे इंटरेस्ट होती थी इस तरह की चीज़ों को, तो वो फिड्यूशियल रिलेशनशिप में जाए। अंडी इन्फ्लुएंस हो सकता है वहाँ, ले बेटा। यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल को समझने के लिए एक वो पढ़ी थी जो चीज सिलेबस से डिलीट हो चुकी थी, रिबटिंग प्रिजम्पशन। यानी कि अगर कोई बंदा तगड़ी पोजीशन वाला बंदा अपने उस तगड़े होने का कोई नाजायज फायदा उठा ले, तो जब मामला अदालत में जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उसी तगड़े बंदे पे होगा। वो जाके अपनी बेगुनाही साबित करेगा कि सर मैंने अपनी इस पोजीशन का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। तो वो कितनी चीजें साबित करके अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेगा? हमने कहा था तीन चीजें वो अदालत में बयान करके अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। एक तो सर जब मैंने इसे कोई चीज बेची या खरीदी, उस चीज के बारे में पूरे डिस्क्लोजर फैक्ट्स हकायक इस बंदे को बताए थे। दूसरा, इससे जो पैसे चार्ज किए गए वो बड़े मुनासिब चार्ज किए गए, मार्केट बेस थे। और तीसरे नंबर पे मैंने इसको पूरा मौका दिया था कि इस चीज को खरीदने बेचने से पहले वो किसी से इंडिपेंडेंट एडवाइस भी हासिल कर सकता है। अगर इस तरह की तीन कंडीशन वो अदालत में खड़ी होकर ये तीन जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी कर दे, तो वो बंदा हम समझेंगे कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं किया। इसके लिहाज से उसने ये एग्जाम्पल दी हुई थी। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। कुछ जगहों पे प्रिजम्पशन नहीं होती, लेकिन अगर मामला अन्य इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात हुई थी, क्रेडिटर और डेटर की बात हुई थी, हस्बैंड और वाइफ की बात हुई थी। यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं है, लेकिन अन्य इन्फ्लुएंस इसमें हो सकता है। टीचर और स्टूडेंट ये भी प्रिजम्पशन में शामिल है, अगरचे उसने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये होता है, ये भी प्रिजम्पशन में है। हमने कहा था कि जहां पे प्रिजम्पशन हो वहां पे अंडर इन्फ्लुएंस हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ डोमिनेंट पार्टी पर होगा। जहां पे प्रिजम्पशन है वो अदालत में खड़े होकर साबित करेंगे कि वैसे हमने कहा था बाय डिफॉल्ट जो बंदा अदालत में जाता है इंसाफ के लिए उसी ने साबित करना होता है, लेकिन इस तरह के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? वो डोमिनेंट पार्टी के ऊपर। लेकिन जहां पे प्रिजम्पशन ना हो, तो वहां पे मेरे बच्चे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो होगा जो जो पार्टी अदालत में इंसाफ के लिए गई। अब पेपर में अगर सवाल आएगा तो मेरे अगर तो इन्हीं इन्हीं एग्जाम्पल में से हो, या टीचर और स्टूडेंट भी बीच में रख दे वो, तो फिर तो आप उसको लिखेंगे वहां पे पेपर के अंदर कि यहाँ पे क्योंकि ये प्रिजम्पशन है, ये डोमिनेट पोजीशन में है, और ये वो बंदा जिसकी विल को डोमिनेट किया जा सकता है, इसलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तगड़े बंदे के ऊपर है, फलाने बंदे पे। लेकिन अगर आपको कहीं पे डाउट हुआ कि सर यहाँ इस तरह की बातों कोई किताब के अंदर हुई नहीं कि ये बंदा डोमिनेंट पोजीशन में है, कोई ऐसी कोई एग्जांपल दे दे, किसी डाटा क्रेडिटर की बात कर ले, तो वहां पे हम यही अज्यूम करेंगे कि ये प्रिजम्पशन में नहीं है। जब ये प्रिजम्पशन में नहीं है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा जो बंदा अदालत में इंसाफ के लिए गया है। एक मान लो कि दोस्त दूसरे दोस्त पे इल्जाम लगा रहा है, इसने मुझ पे अन्य इन्फ्लुएंस अप्लाई किया, आप ये नहीं कहेंगे कि दोस्त दोस्त पे अन्य इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं कर सकता। आप ये कहेंगे कि हो सकता हो, तगड़ा माड़ा हो सकता है वहां पे किस तरह का मामला, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जिसने अन्य इन्फ्लुएंस अप्लाई किया। क्योंकि ताल्लुक भी है, तगड़ा मारा भी हो, अनफेयर एडवांटेज भी हो, तो फिर वो साबित कर दे वहां पे। तो इस तरह करके आपने आंसर करना है। अगर तो प्रिजम्पशन में से है आप लिख दीजिएगा प्रिजम्पशन में, बर्डन ऑफ प्रूफ तगड़े पे है। अगर आपको हो कि इनमें से नाम ही नहीं कोई भी, कोई उसने अपना ही कोई लहदा से ताल्लुक रख दिया, आप उसको बताएं कि ये प्रिजम्पशन में नहीं है, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो इंसाफ के लिए अदालत में गया है। ले बेटा, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट, अगर कॉर्जन अप्लाई अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई किया गया हो तो एग्रीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? वही बच्चे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, किसके एंड से? वो अग्रीड पार्टी के एंड से। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। फिर कॉर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस में फर्क क्या है? एक तो हमने कहा था कि यहाँ पे कॉन्सेंट हासिल की जाती है कॉर्जन में डरा धमका के, धमकी लगा के, जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो इस तरह का कब्जा करके प्रॉपर्टी पे। लेकिन यहाँ पे कोई कब्जा नहीं किया जाता, कोई धमकी नहीं लगाई जाती। यहाँ पे जो कंसेंट हासिल की जाती है वो दूसरे की मर्जी को दबा के, यानी कि अगले की विल को डोमिनेट करके की जाती है। और नेचर ऑफ प्रेशर क्या होता है? ये फिजिकल प्रेशर होता है, यहाँ पे अखलाकी प्रेशर होता है। अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर अखलाकियात आपको कह रहे होते हैं यार, नहीं इनकार नहीं करना आपने। और रिलेशनशिप यहाँ पे कॉर्जन में कोई ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। कोई अजनबी बंदा आपको धमकी लगा सकता है कोई चीज खरीदने बेचने के लिए, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में ताल्लुक होना जरूरी है। बगैर ताल्लुक के कभी अंडर इन्फ्लुएंस
नहीं हो सकता, लेकिन कॉर्जन बगैर ताल्लुक के भी हो सकती है। कॉर्जन में जो रीजन वजह क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगली पार्टी को मजबूर करना, क्या मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगली पार्टी मजबूर नहीं है, वो कॉन्टेक्ट कर रही है आपसे, लेकिन मेरे बच्चे आप मान लो कि क्या करते हो वहां पे कोई नाजायज फायदा उठाते हो, अनफेयर एडवांटेज लेते हो। लेकिन कॉर्जन में आप क्या करते हो, एक पार्टी आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं करना चाहती, चाहे आप जितना मर्जी उसको पे कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो, फिर उसको डराते धमकाते हो। कॉर्जन एक क्रिमिनल लाइबिलिटी है, आप पर आपको सजा मिलेगी, कैद भी होगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर सजा नहीं है, डेफिनेटली उसको पैसे का ही लेन देन जो भी हुआ होगा उसको उसी से मामला खत्म होगा, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती। कॉर्जन किस पर अप्लाई की जा सकती है, जिस पार्टी से आप कांटेक्ट करना चाहते हो, जैसे मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूं, मैं आपको डरा धमका सकता हूं, या ऑन होम किस पर अप्लाई की जा सकती है, या कोई आपका कोई और रिश्तेदार कोई जानने वाला, मैं उसको भी डरा धमका सकता हूं। अनडिफरेंस फर्स्ट में बच्चे, अगर मैं आप किस पर अप्लाई की जा सकती है, अगर मेरा और आपका टीचर और स्टूडेंट वाला ताल्लुक है, मैं आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आप पर ही अनडिफरेंस अप्लाई कर सकता हूं। मैं आपके किसी और फैमिली मेंबर को नहीं कह सकता कि देखें जी आपका ये बच्चा मेरे पास पढ़ता है, मैं उसका उस्ताद हूं, आप ये चीज मुझे इतने की भेज दो, वो कहें कि देखें जी मैं तो इनकार करने की पोजीशन में नहीं हूं क्योंकि ये हमारे बच्चे के उस्ताद हैं। तो ये मेरे से अनडिफरेंस से इस तरह अप्लाई नहीं होता। और बाय होम कौन अप्लाई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। जैसे अगर अनडिफरेंस की बात करें तो मैं ही कर सकता हूं। अगर कोई मेरा भाई आके आपको कह रहा हो कि देखें मैं राणा साहब का भाई हूं, ये चीज मुझे भेजे, आप कहें कि मैं देखो जी मेरे ऊपर अन्य इन्फ्लुएंस अप्लाई हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जिन दो पार्टीज का आपस में ताल्लुक हो, वही पार्टी तगड़ी पार्टी दूसरी पार्टी पर अन्य इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकती है। कॉर्जन अगेन बाय होम कौन कर सकता है, वो पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट वो बदमाश खुद भी कर सकता है, या वो किसी और को भी जिम्मेदारी लगा सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ कॉर्जन में किस पर होगा, जो पार्टी इंसाफ के लिए अदालत में जाएगी। और अन्य इन्फ्लुएंस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, जो तगड़ी पार्टी है उस पर होगा। और यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होती ही होती है, यानी कि जो बेनिफिट आपने लिया होगा कॉर्जन में वो वापस करना होता है। लेकिन हमने डिस्कस किया था अन्य इन्फ्लुएंस में पार्टीज का ताल्लुक होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट हो सकता हो सकता है ना हो, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट लाजमी नहीं है। आज इतना ही काफी है, 12 बजे, लेकिन वो इतना क्योंकि आगे